रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, सन 1980-81 के लिए माननीय वाणिज्य मंत्री ने जो अनुदान की मांगे सदन के सामने स्वीकृति के लिए रखी है, मैं उनका समर्थन करते हुए कुछ समस्याएं आपके द्वारा सदन के सामने रखने की कोशिश करता हूं। सन 1980-81 के इस मंत्रालय के कार्यकलापों की जो समीक्षा की गई है, उससे पता चलता है कि निर्यात में जो वृद्धि हुई है, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी आयात में हुई है। सभापति महोदय, इस माननीय सदन में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव हमारे माननीय सदस्य श्री गाडगिल साहब ने सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति का भाषण जो पुस्तिका के रूप में है, उसको मैंने पढ़ा है और विरोधी पक्ष के माननीय विद्वान सदस्यों के भाषणों को भी मैंने सुना है और उनको सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई ऐसी वस्तु की दिशा निर्देश नहीं छूटा हुआ है जिसका उन्होंने संकेत न किया हो। मान्यवर माननीय बाबूजी की मैं बड़ी कद्र करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अधिक मैंने उनके भाषणों को सुना है और आज भी मैं उनके भाषण को सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में 2-3 मुद्दों पर यहाँ प्रकाश डाला। मुद्रास्फीति के प्रति, चरित्र बल और लोकतंत्र के प्रति। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति आज चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। आज लोकतंत्र जो है वह खतरे में है। आज यहाँ पर चरित्र बल की कमी है। मैं माननीय बाबूजी से पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ मौजूद नहीं हैं कि सन 1935 से कांग्रेस की गद्दी पर बैठे रहे और अब माननीय श्री जगजीवन राम आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और पिछड़े तथा कमज़ोर वर्गों की बात सदन में करना चाहते हैं। वे 2-3 साल तक जनता पार्टी की सरकार में रहे और अब कहते हैं कि पुलिस जो है वह उच्चखल हो गई है। आज पुलिस के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उस जमाने में जो चुना हुआ विधायक या संसद सदस्य था, उसकी टोपियाँ उतार ली जाती थी और वह बिहार, जिस बिहार में आग लगी हुई थी, उस वक्त हमारे माननीय लोकनायक जयप्रकाश जी ने यह नारा लगाया था। अध्यक्ष महोदय, मैंने जितने सदस्य बोले थे उनका संक्षेप में जवाब दे दिया था। मैंने और विशेष कुछ नहीं कहना है। इस तरफ से 2-3 सदस्य बोले थे जिनको गुरुद्वारों की मर्यादा और गुरुद्वारों की परंपरा के संबंध में जानकारी भी है। कुछ बातें उन्होंने कह दी थी। मैं चाहता हूं कि जो वर्मा जी ने रिजोल्यूशन पेश किया है वे उसको वापस ले लें, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि
अमेंडमेंट में के साथ कोई विरोध नहीं है, लेकिन इनका ढंग अच्छा नहीं है। पहले ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया गया, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। सभापति महोदय, आपने अपने भाषण में तथा कुछ अन्य मेंबरों ने अपने भाषणों में कहा है कि धारा 16 बहुत ही लोकतंत्रीय थी। आज 20वीं शताब्दी में लोग हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा को अधिक महत्व दिया जा रहा है, लेकिन हम इसको लोकतांत्रिक बता रहे हैं। जैसे कुछ राजनीतिक विद्वानों ने लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए कहा है, आज संसद सदस्यों के लिए किसी शैक्षणिक अर्हता का उल्लेख नहीं है। यह ठीक है कि, लेकिन प्रश्न यह है कि जब 1971 में दिल्ली गुरुद्वारा विधेयक पास हुआ था, उस समय भी यहाँ पर इन्हीं की सरकार थी, अतः उस समय यह प्रावधान किया गया था। तो 1976 में भी जैसा वित्त मंत्री जी ने पहले बतलाया है वह किया जाना चाहिए। यहाँ सदन की जो बात है वह मैं बतला रहा हूँ, इसलिए वे गृह मंत्री हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा था कि 1976 में भी यहाँ पर इन्हीं की सरकार थी। यदि दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने कोई रेजुलेशन पास किया था तो उसको उसी समय मान लेना चाहिए था और कानून बनाकर दे देना चाहिए था। इतने दिनों तक यह पड़ा रह गया, इसके पीछे क्या राज है? जो रेजुलेशन आपने कोट किया, मैं उसको फिर से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इस रेजुलेशन में यह कहीं नहीं लिखा है कि यह धारा 16 के लिए ही है या किस धारा के लिए है। ऐसा रेजुलेशन में कहीं नहीं है। इससे जाहिर होता है कि दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का ऐसा कोई विशेष आग्रह था कि उस धारा को हटाया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय गृह मंत्री जी से सरदार अकाली दल के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिला था। दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के जो 6 सदस्य थे, सब लोगों ने भेंट करके बताया कि यह लोकतांत्रिक होगा और नेहरू तारा सिंह पैक्ट को नज़रअंदाज करके होगा। मेरा कहना यह भी है कि बढ़ते हुए युग के अनुसार शिक्षा दीक्षा को अधिक मान्यता देने के दृष्टिकोण से भी इसमें संशोधन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इसकी भी अवहेलना की गई है। इस तरह से हमको दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के लोगों ने बताया है और इस प्रकार का जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया उसका इन सदस्यों ने विरोध भी किया था। जहां तक मुझे सूचना मिली है, प्रबंधक समिति के एक सदस्य को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने का लालच दिया गया, जिसको उन्होंने मना कर दिया। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें। इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री के यहाँ एक सदस्य को बंद कर दिया गया था चुनाव के दिन, जिसकी वजह से वे गैर हाजिर रहे। दूसरे, सरोजनी नगर में जो एक हेडमास्टर है, उन पर उपराज्यपाल ने दबाव डाला कि अगर ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा। इस तरह से सदस्यों को स्वतंत्र रूप से मतदान की छूट नहीं दी गई, जो ठीक नहीं।